गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जैव व विविधता की चर्चा करते हुए IUCN और रेड डाटा बुक की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। वैसे हम लोग इससे पूर्व जो डिस्कशन किए हैं, पहले एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि जो जैव विविधता है, जैव, थोड़ा सा इसको मोटा करना पड़ेगा, जैव विविधता, हम लोगों ने जैव विविधता का बेसिक संदर्भ समझा है कि जैव विविधता आवश्यक क्यों है। जब जैव विविधता अर्थात जितना अधिक डाइवर्सिफिकेशन होगा, हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है यह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और सस्टेनेबल होगा, लंबे समय तक कार्य करेगा। लेकिन यहां पर विविधता का जो संदर्भ है यह जैविक संदर्भ में और अजैविक संदर्भ में दोनों पहलुओं को कवर करता है। जैविक संदर्भ में उत्पादक वर्ग के अंदर भी विविधता होनी चाहिए, उपभोक्ता वर्ग के अंदर भी विविधता होनी चाहिए और अपघटक वर्ग के अंदर भी विविधता होनी चाहिए, अर्थात विविधता हर स्तर पर विद्यमान होनी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, विविधता आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इसके बगैर प्रत्येक स्पीशीज का जीवन संकट में चला जाएगा, इसलिए संरक्षण आवश्यक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संरक्षण कैसे किया जाए। तो संरक्षण कैसे किया जाए, इसके दो मैकेनिज्म हैं। तो हम कह सकते हैं संरक्षण की विधि या पद्धति। संरक्षण की जो पद्धति है इसमें बेसिक तौर पर दो मैकेनिज्म हैं। एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं इन सीटू मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? इन सीटू। और एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं एक्स सीटू। ये दो मैकेनिज्म है जिसको हमको बहुत व्यापक तरीके में समझना होगा। इन सीटू का तात्पर्य होता है स्वास्थानिक, अर्थात किसी भी स्पीशीज का उसके ही प्राकृतिक आवास में संरक्षण सुनिश्चित करना। और एक्स सीटू का तात्पर्य होता है वहिरस्थानिक। वहिरस्थानिक का तात्पर्य होता है किसी भी स्पीशीज का संरक्षण कृत्रिम आवास में सुनिश्चित करना। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो वनस्पति के लिए हम लोग किसका यहां पर कार्य करते हैं? बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोटेनिकल। यहां पर थोड़ा सा कल गार्डन। और प्राणी के लिए जो बनाते हैं ये होता है चिड़ियाघर। क्या बनाते हैं हम लोग? चिड़ियाघर। एक कृत्रिम आवास है और कृत्रिम आवास में इनका हम संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय उद्यान की संकल्पना लाते हैं। किसकी संकल्पना? राष्ट्रीय उद्यान होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है। साथ में इसमें विभिन्न प्रकार के रिजर्व बनाए जाते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, गैंडा रिजर्व है और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये सब संरक्षण की विधि है कि हमको किस प्रकार से संरक्षण करना होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संरक्षण किसका किया जाए? किस वनस्पति का संरक्षण किया जाए? किस प्राणी का संरक्षण किया जाए? हम ये बात समझ चुके हैं कि जैव विविधता आवश्यक है और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए ये भी हम समझ चुके हैं कि कृत्रिम विधि से भी संभव है और प्राकृतिक विधि से भी संभव है। लेकिन प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि किस स्पीसीज का संरक्षण किया जाए, या हमको किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा। क्या हम किसी भी वनस्पति का संरक्षण सुनिश्चित कर दें, या हम किसी भी प्राणी का संरक्षण सुनिश्चित कर दें, यह तो उचित नहीं होगा। वास्तव में जो इसके मतलब जो इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा है प्राणी या वनस्पति, उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो फिर उस संरक्षण का कुछ महत्व है। तो यह सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है? यह सुनिश्चित करने का कार्य आयुषीयन करता है। कौन करता है? आयुषीयन। आयुषीयन जो है यह हमको बताता है IUCN। इसका गठन किया गया था 1948 में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका कार्य यही है कि यह सुनिश्चित करता है कि किस स्पीसीज का संरक्षण किया जाए, अर्थात हमको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस स्पीसीज के ऊपर संकट है, और जिसके ऊपर संकट है उसका संरक्षण हम लोग सुनिश्चित करें। लेकिन यह जो लिस्ट जारी होती है, जिस विधि से जारी होती है, तो IUCN क्या करता है, 1964 में क्या किया है, 1964 में एक अपना ही विंग तैयार किया, एक अपनी सब्सिडरी मतलब अपने ही अंडर में एक और यहां पर इनिशिएटिव प्रारंभ किया, और इसके तहत इन्होंने रेड डाटा बुक पब्लिश करना शुरू किया। क्या? रेड डाटा बुक का प्रकाशन प्रारंभ किया। रेड डाटा बुक कब से आ रही है? 1964 से। इसको किसके माध्यम से जारी किया जाता है? IUCN के माध्यम से। IUCN का गठन कब किया गया? 1948 में। जबकि रेड डाटा बुक कब से आती है? 1964 से। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक जगत को यह बता सकना कि किस स्पीसीज के ऊपर संकट है और किसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इनका बेसिक उद्देश्य यही है कि यह पूरे वैश्विक जगत को इस बात से अवगत कराते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनके ऊपर संकट है, और उन सब स्पीसीज का सूची यहां पर जारी की जाती है। किसमें? रेड डाटा बुक में। इस रेड डाटा बुक में फ्लोरा और फौना दोनों की सूची होती है, अर्थात वनस्पति जगत एवं जंतु जगत दोनों, ध्यान रखिएगा, जंतु जगत के स्पीसीज की सूची होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत वनस्पति और जंतु जगत के स्पीसीज की सूची होती है कि किसके ऊपर संकट है। और यह जो सूची होती है, यह सूची जो है 9 प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक जो है यह 9 प्रकार की सूची जारी करता है। कितनी सूची? 9 प्रकार की सूची जारी करता है। इसमें जो सबसे पहली सूची है जो हमको जानना चाहिए, ये है पहली, यहां पर होता है विलुप्त प्रजाति। इस सूची में किसको रखा जाता है? विलुप्त प्रजाति। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर इसका तात्पर्य है कि यह जो स्पीसीज है उस पर्टिकुलर क्षेत्र से विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि यह जो रेड डाटा बुक है यह क्षेत्र वाइज पब्लिश होता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया, ईस्ट एशिया, इस प्रकार से हर क्षेत्र का यह अलग अलग लिस्ट जारी होती है कि इस पर्टिकुलर रीजन में कौन सी स्पीसीज है जो विलुप्त हो चुकी है, या कौन सी स्पीसीज है जो अन्य कैटेगरी में आती है। इस प्रकार से सूची जारी होती है। इसका तात्पर्य है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र से वह स्पीसीज क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। इसको हम रखते हैं जो स्पीसीज पिछले 50 वर्षों में, क्या? जो स्पीसीज पिछले 50 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में प्रकृति में ना देखी गई हो,
जो पिछले 50 वर्षों में प्रकृति में ना देखी गई हो, उसको हम कहते हैं विलुप्त प्राय स्पीसीज। जैसे भारत से चीता विलुप्त हो गया था, वर्तमान में इसको कहीं और से ला करके भारत में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यह पूरे धरती से विलुप्त हो गया, पूरे धरती से नहीं, बल्कि पर्टिकुलर उस रीजन से यह विलुप्त हो चुका है। बात स्पष्ट है। दूसरा यहां पर ध्यान रखना है, जो दूसरी सूची होती है इसमें शामिल किया जाता है जंगल से विलुप्त, जंगल से विलुप्त स्पीसीज, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसी स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो जंगल से विलुप्त हो चुकी, लेकिन अभी भी यह कृत्रिम आवास में विद्यमान है। इसका तात्पर्य है कि प्राकृतिक आवास से विलुप्त हैं, प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन कृत्रिम आवास में विद्यमान है। इसका तात्पर्य यही है, लेकिन कृत्रिम आवास में विद्यमान है। तो जब कृत्रिम आवास में विद्यमान है तो इनका संरक्षण तो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि कृत्रिम आवास में है। जब प्राकृतिक आवास में होते हैं तो इनके ऊपर संकट ज्यादा होता है, क्योंकि जब कृत्रिम में आ गए तो उनका तो वैसे ही अब बहुत बेहतर तरीके से संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात अब इनकी आबादी इतनी नहीं है कि ये प्रकृति में संघर्ष करके अपना जीवन व्यतीत कर पाए। अगर प्रकृति में इनको छोड़ दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको कृत्रिम आवास में रखा जाता है। तो ऐसी भी बहुत सी स्पीसीज होती हैं जो कृत्रिम आवास में रहती हैं, लेकिन प्राकृतिक आवास में अब ये सस्टेन नहीं कर पाती। या दूसरी सूची जारी करता है कौन? IUCN अपने रेड डाटा बुक के माध्यम से। तो ये भी हमको महत्वपूर्ण है ध्यान रखना कि कौन कौन सी स्पीसीज है जो विलुप्त हो चुकी हैं, या कौन कौन सी स्पीसीज है जो जंगल से विलुप्त हो चुकी, ये हमको याद करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही एट रैंडम याद करना है, ये तो आपका ऐतिहासिक पक्ष है, लेकिन इसके साथ जब आप समकालीन मुद्दे को ऐड कर देते हैं तो आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूरा अपडेट हो जाता है। समकालीन मुद्दे का तात्पर्य जब आपका एग्जाम आ जाए, उससे पूर्व जो भी मैगजीन आपके सामने पब्लिश होती है, उस मैगजीन में आपको IUCN की लिस्ट जारी रहती है। तो आप उस IUCN की लिस्ट को देखिए कि वहां पर ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो विलुप्त हो चुकी है हाल फिलहाल में, कौन सी स्पीसीज है जो जंगल से विलुप्त हो चुकी है। आप इनके नाम को अवश्य ध्यान में रखें। साथ में जो तीसरी सूची होती है वहां पर किसको रखा जाता है? तीसरी जो सूची है इसमें होता है अति संकटग्रस्त। कैसे स्पीसीज होते हैं? अति संकटग्रस्त स्पीसीज, अति संकटग्रस्त स्पीसीज, अर्थात इसी को कहते हैं CR लिस्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कैसे हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हटाते हैं यहां से, ये हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का तात्पर्य है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा संकट है, ये प्रकृति में अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि इनका हमने प्रॉपर संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया तो यह अतिशीघ्र प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो जाए। इसलिए इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और हम किस स्पीसीज को इसके दायरे में रखते हैं? तो ऐसी स्पीसीज जिसकी आबादी पिछले 10 वर्षों में 90% की गिरावट दर्ज की, 90% की गिरावट दर्ज की हो, उसको हम इस लिस्ट में शामिल करते हैं। अर्थात यह काफी संवेदनशील स्पीसीज है, काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। अगर इनके ऊपर से थोड़ी बहुत निगरानी आप हटाएंगे तो यह जंगल से विलुप्त, क्योंकि संख्या बहुत कम बची है। तो इसलिए ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसी लिस्ट से पूछे जाते हैं जो अति संकटग्रस्त की श्रेणी में स्पीसीज विद्यमान होते हैं।
इसलिए इसको हमको बहुत ध्यान से समझना है कि किसको हम अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखे हैं। इनका नाम आपको अवश्य याद करके जाना चाहिए। इसी प्रकार जो अगली सूची होती है उसमें हम रखते हैं संकटग्रस्त। किसको रखते हैं? संकटग्रस्त स्पीसीज। संकटग्रस्त की जो स्पीसीज होती है इसको कहते हैं इंडेंजर्ड। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज। अर्थात ये संकटग्रस्त हैं लेकिन इसकी तुलना में कम संकट इन पर है। और इनके अंतर्गत कौन रहता है? ऐसी स्पीसीज जिसकी आबादी पिछले 10 वर्षों में 70% की गिरावट दर्ज की हो। इसका तात्पर्य है जो स्पीसीज पिछले 10 वर्षों में अपनी आबादी में 70% की गिरावट दर्ज की हो, अर्थात इसकी संख्या 100 रही हो, वर्तमान में 30 बची हो, तो हम क्या कहेंगे? यह स्पीसीज अब इंडेंजर्ड की लिस्ट में पहुंच चुकी है। और जो 90% की गिरावट दर्ज की है अर्थात 10 साल पहले 100 थी, वर्तमान में 10 बची है, तो इसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह आंकड़ा पूछा जाता है। तो ये 4 लिस्ट हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम और लिस्ट की बात करें तो जो 5वीं लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं सुभेद्य। क्या कहते हैं? सुभेद्य। अर्थात इसको कहते हैं वल्नरेबल। ये वल्नरेबल होता है जिसको हम कहते हैं संक्रमणशील। कैसी हैं? संक्रमणशील स्पीसीज। संक्रमणशील स्पीसीज का तात्पर्य यह है अगर इनका संरक्षण हम सुनिश्चित कर दें तो इनके ऊपर से संकट टल जाएगा, और यदि संरक्षण नहीं किए तो संकटग्रस्त हो जाएगा। बात समझिएगा। यदि इनका हमने संरक्षण प्रॉपर तरीके से कर दिया तो संकट से मुक्त हो जाएंगे, और यदि हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो ये संकटग्रस्त हो जाएंगे निकट भविष्य में। ऐसे स्पीसीज को हम लोग यहां पर रखते हैं। इसी प्रकार जो अगली लिस्ट होती है यहां पर होता है निकट संकटग्रस्त स्पीसीज। अर्थात ऐसी स्पीसीज जो निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है लेकिन अभी इसके ऊपर कोई संकट नहीं है। इसका तात्पर्य है ये जो स्पीसीज है अगर इनका हम संरक्षण सुनिश्चित करेंगे तो यह इधर आ जाएंगे, और अगर संरक्षण सुनिश्चित नहीं करेंगे तो संकटग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए इनको हम वल्नरेबल कहते हैं, सुभेद्य स्पीसीज कहते हैं, संक्रमणशील स्पीसीज कहते हैं। लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? ये निकट भविष्य में संकटग्रस्त होंगे, अभी इनके ऊपर कोई हाल फिलहाल में संकट नहीं है। ऐसे भी सूची जारी करता है IUCN। तो आपसे प्रश्न जो अपेक्षित है वो बहुत बारीकी से पूछा जाता है। एक तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सी स्पीसीज है जो विलुप्त हो गई, या कौन सी स्पीसीज है जो जंगल से विलुप्त हो गई, कौन सी स्पीसीज है जो अति संकटग्रस्त है, या कौन सी स्पीसीज है जो संकटग्रस्त है। दूसरा ये प्रश्न पूछा जाता है कि मान लेते हैं कोई स्पीसीज है जो संकटग्रस्त थी, वर्तमान में उसका संरक्षण किया गया और वह संकट से थोड़ा दूर हट गई, अर्थात सुभेद्य हो गई। या ऐसी भी कोई स्पीसीज हो सकती है जो अति संकटग्रस्त की श्रेणी में थी लेकिन हमने उसका संरक्षण सुनिश्चित किया और अब वह संकटग्रस्त की श्रेणी में पहुंच चुकी है, अर्थात उसमें कुछ सुधार हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे बनते हैं। तो यह सब आपको जो जानकारी होगी यह अपडेटेड मटेरियल जब कोई मैगजीन आती है तो वहां पर आपको मिल जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में जो अगली सूची है 7वीं, उसको हम कहते हैं संकट मुक्त। क्या कहते हैं? संकट मुक्त। ध्यान, अर्थात इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, ये लोग क्या हो चुके हैं? संकट मुक्त हो चुके हैं, इनके ऊपर संकट उंकट नहीं है। 8वीं जो सूची है यहां पर ऐसे स्पीसीज को रखा जाता है जिनका आंकड़ों का अभाव है, अर्थात यहां पर कोई आंकड़ा प्रॉपर है नहीं हमारे पास
इनको हम क्या कहें, अर्थात इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इनको रखा जाता 8वें लिस्ट में रखा जाता, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसी प्रकार जो 9वीं लिस्ट है, यहां पर ऐसे स्पीसीज को रखा जाता है जो अनाकलित हैं। कैसे हैं? अनाकलित हैं, अर्थात इनकी संख्या बहुतायत में है, बहुत ज्यादा है। जैसे आम का पौधा है ना, महुआ का पौधा, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के स्पीसीज बहुत से विद्यमान होते हैं जिनकी हम प्रॉपर काउंटिंग नहीं करते क्योंकि बहुतायत में है। जब उनकी संख्या में गिरावट होती है तो फिर उनकी काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है, और जब काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है तो फिर उनको हम किसी न किसी अन्य कैटेगरी में रखते हैं। या तो कह देंगे विलुप्त हो रहे हैं, या कह देंगे जंगल से विलुप्त हैं, या कह देंगे अति संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त हैं, या वल्नरेबल हैं, या फिर हम कह देंगे कि यह निकट संकटग्रस्त हैं, या फिर संकट मुक्त हैं। कुछ इसमें से हम इनको देंगे। तो मेन यहां पर हमारे पास 9 प्रकार की सूची IUCN के माध्यम से प्राप्त होती है, और इन 9 सूची को हम लोग प्रॉपर ढंग से हमेशा के लिए याद कर लें, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन सिर्फ नाम में होता है कि किस सूची में किस स्पीसीज को ऐड किया गया है या किसको इसमें से हटाया गया है। यह आपको हमेशा अपडेट करना है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तब। तो इतना मटेरियल आप इसको पहले अपडेट करें। और शेष जो अब चर्चाएं हैं हमारी क्रम से जैव विविधता के अंतर्गत, हमने चर्चा प्रारंभ किया है 1948, फिर 64, और अगली अब जो चर्चा होगी 1971 की चर्चा होगी। और 1971 में जो चर्चा है वो है रामसर आर्द्रभूमि की चर्चा। और रामसर आर्द्रभूमि के साथ साथ 71 में एक और चर्चा है, उसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो हम इन चर्चाओं को अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।